Yes, sir, the relation between dielectric constant and electric susceptibility. ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को सबको याद होगा कि डायलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होती है, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, एक छोटी सी बात जल्दी से याद कर लेते हैं, बिकॉज वी विल नाउ बी ड्राइविंग द रिजल्ट फॉर the energy stored in deriving the result for the capacitance of the capacitor with dielectric slab, उसका हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे। बट बिफोर आई गो टू दैट, मैं पहले आपको याद दिला दूं कि किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब में, अगर आप किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, वेयर एक्सटर्नल फील्ड इज समथिंग ई नॉट, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, और इसके अंदर किसी भी इंस्टेंट पे नेट फील्ड विल बी द डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड ई नॉट माइनस ऑफ ई आई। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो नेट फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय के, वेयर के इज कॉल्ड एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इसके अंदर जो नेट फील्ड आई है और जो बाहर की फील्ड है, इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, तो इसका रिश्ता ये कहलाता है कि साहब ए नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय के। अच्छा, यही चीज कंडक्टर के लिए अगर बोला जाए तो फॉर कंडक्टर्स याद रखिएगा, फॉर कंडक्टर्स के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो बिकॉज फॉर कंडक्टर्स के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, 0 ना। और हम जानते भी है कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होता है, ठीक है, तो यहां से आ जाता है वो। एनीवे, तो ये हमने पढ़ा था। अब टॉपिक डालिए कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब, टॉपिक डालिए कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब। सारे बच्चे टॉपिक डालने कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक स्लैब। हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्यों इंसर्ट कर रहे हैं वो पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस का, वो हम समझेंगे। तो इससे पहले हम ये समझ लें कि why are we placing a slab between the two plates of capacitor। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सर, सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है कि सर डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जाता है जस्ट टू इंक्रीज और इनहांस द कैपेसिटेंस। डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एक तो रीजन ये है, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड the important most reason कि when we insert the slab or dielectric slab between the plates of capacitor, तो capacitance increases, this is the reason, right। दूसरा क्या है, दूसरा important point क्या है, तो दूसरा important point है कि इस बात को समझो कि the two plates are oppositely charged। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, they are oppositely charged, so they will get attracted towards each other and they will stick to one another, right। तो अगर ये दोनों चिपक गए, तो अगर चिपक गए तो जो आपका कैपेसिटर का अरेंजमेंट है दैट विल डिस्ट्रॉय, राइट, है ना। तो ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है, अगर आप इस स्लैब को इसके बीच में प्लेस कर दो, तो आप क्या होगा, they will come closer to each other but they will not be able to break the slab and they will not be able to stick together। मतलब the minimum distance between the two plate has to be exactly equal to the thickness of the slab, ठीक है। इसका मतलब इसका दूसरा एक रीजन ये है कि it provides the mechanical strength to the plates of the capacitor। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, it provides the mechanical strength to the plates of capacitor। ये कैपेसिटर का जो प्लेट है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा मतलब है कि इट डज नॉट अलाउज द टू प्लेट्स टू गेट स्टिक टू ईच अदर, क्लियर। तो एक तो रीजन हो गया कि कैपेसिटेंस बढ़ाता है, दूसरा ये रीजन हो गया कि ये दोनों प्लेट को चिपकने नहीं देता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो प्लेट है आपका कैपेसिटर का, जो कंडक्टिंग प्लेट है आपका, इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है दोनों सरफेस पर, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो इस पे प्लस सिग्मा मान लेते हैं, इस पे माइनस सिग्मा मान लेते हैं, ड्यू टू दैट देयर विल बी एन एक्सटर्नल फील्ड, लेट दैट बी कॉल्ड एज ई नॉट। अब जैसे ही आप स्लैब को अंदर प्लेस करोगे, इस पे भी चार्जेस इंड्यूस होंगे और इसका जो इंडक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू दिस चार्ज ऑन द प्लेट्स। यहाँ पर प्लस सिग्मा आई, यहाँ पर माइनस सिग्मा आई, and due to this an internal electric field will induce, E induced। Due to this, net field inside this dielectric will be written as equal to E naught minus of E induced। मान लो इसकी जो स्लैब की थिकनेस है वो T है और जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है वो D है, और A क्या चीज है, तो A इज सरफेस एरिया।
surface area of plate and slab. Surface area of the plate and slab. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप मान लीजिए कि के है। एक्चुअली में कप्पा होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इसको हम के ही लिखते हैं, के पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे बैक ऑफ द माइंड याद रखना कि इट इज नॉट के, इट इज कप्पा, ठीक है। अब देखो सर, एक बात बताओ, यहां पर आप अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, दैट इज ई नॉट, या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है while going from one plate to another? इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है? सेम। कहां से सेम? जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है उतने रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग होगी ना। देखो ये जो ई नॉट है, दैट विल बी द फील्ड बिटवीन द टू या गैप्स वेयर यू डोंट हैव एनी डाइलेक्ट्रिक। जहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दैट इज द एयर वाला रीजन, उसमें उसमें जो आपकी फील्ड है वो फील्ड क्या है? तो वो फील्ड ई नॉट। उसमें जो आपकी फील्ड है दैट इज ई नॉट। लेकिन जितने रीजन में आपका डाइलेक्ट्रिक है उतने रीजन में जो फील्ड है दैट इज नॉट ई नॉट, वो होगा ई नॉट माइनस ऑफ ई आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में सेम है या इलेक्ट्रिक फील्ड के दो अलग अलग वैल्यूज है? दो अलग। एक तो वो वैल्यू है जो डायरेक्ट्रिक के अंदर मिलेगा और दूसरी वैल्यू वो है जो डायरेक्ट्रिक के बाहर मिलेगी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। और चार्ज का मतलब मैंने आपसे बताया था कि कैपेसिटर में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द चार्ज, वी बेसिकली मीन द चार्ज ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट। मतलब कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है दैट विल बी कंसीडर्ड एज आवर चार्ज, राइट। तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय, टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. If I can find the value of this potential difference which is between the two plates, अगर ये दो प्लेट के बीच का जो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर मैं वो पता कर पाया या वो वैल्यू फाइंड कर पाया, तो I'll be able to calculate the value of capacitance. I'll be able to get the value of capacitance. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा रिलेशन यूज करूं मैं? इससे पहले भी आपने ये रिलेशन यूज किया है कैपेसिटर का फॉर्मूला ड्राइव करते समय। कौन सा Mine- रिलेशन, विच रिलेशन शुड बी यूज? U dot ds dr. मतलब यस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय डी आर, या सिंपली यहां पर कह सकते हैं हम डी या थिकनेस या लेंथ, जो भी कह लो, एंड वी विल बी जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इंटू डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लाइड बाय टी। इज एवरीवन कन्विंस्ड? ये कैसे लिखा? Yes, sir. देखो टी थिकनेस में, या टी वाली जो लेंथ है ना, अप टू अ लेंथ ऑफ टी which is the thickness of the slab, we have electric field exactly equal to the E net। और जो रीजन बाहर है इस स्लैब के, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट। तो कितना रीजन या कितना लेंथ इज आउट ऑफ द स्लैब? तो टोटल सेपरेशन D है, उसमें से T को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो the length which has an electric field exactly equal to E naught, that will be equal to D minus T। तो यहाँ पर जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इट एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड्स, E नॉट, और वो कितने लेंथ तक है? D माइनस टी तक है, और दूसरा E नेट जो कितने लेंथ तक है? तो T लेंथ तक है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि E नॉट इंटू डी माइनस ऑफ टी, और E नेट को हम क्या लिख सकते हैं? E नॉट बाई के मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नोट सर ये आप वापस समझा लीजिए, जो डेल वी इक्वल्स लिखा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का साथ।
हर्षित आप कुछ कह रहे थे? सर वो डेल वी वाला एक्सप्रेशन वापस समझा दीजिए। डेल्वी वाला एक्सप्रेशन बेसिकली डेल्वी में हम पोटेंशियल डिफरेंस जो लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो in writing the potential difference we are using the equation E into D. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एक इक्वेशन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। अब वो यहाँ पर दो रीजन है या दो लेंथ आप कह सकते हो। ई नॉट भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है बिटवीन द टू प्लेट्स और ई नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है बिटवीन द टू प्लेट्स। ई नेट इज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एंड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट। यहां तक बात समझ आई? यस सर। तो कितने रीजन में, कितने लेंथ में बेसिकली ई नॉट एग्जिस्ट कर रहा है? तो टी लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नेट है, तो जो बचा हुआ लेंथ है उसी में तो ये ई नॉट आएगा। सर जो हम डेल वी कैलकुलेट कर रहे हैं वो मतलब एकदम एंड पॉइंट्स ऑफ दी। अरे डेल वी जो कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे लाल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तुम्हारा सर डाउट तो क्या है? वो सर तो ये ई नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू टू नहीं होगा क्योंकि एक लेफ्ट में भी एक राइट में भी। यहाँ देख, ये मान ले टोटल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी हुई? 2.5 बोलो। साइमेट्रिकली प्लेस हो तब आप ये कह सकते हो। अगर ये साइमेट्रिकली प्लेस नहीं है तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये 4 हो और ये 1 हो। पहले तो ये बताओ। यस सर। पॉसिबल है। तो मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों पार्ट का लेंथ कितना है, बट मुझे एक चीज की श्योरिटी है, और वो श्योरिटी क्या है कि इस लेंथ और इस लेंथ का सम जो होगा वो 5 होगा। अच्छा ओके सर, गॉट इट सर, मुझे लगा वो समझ गया सर। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लैरिटी आ गई? आगे बढ़े? Yes, sir. सर एक सेकंड ये नोट कर। हाँ नोट करते रहिए, मैं अभी फर्दर स्टेप्स लिखना। ई नॉट को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी बाई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, ये सब बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। सर ये क्यों नहीं जरूरत होनी चाहिए? क्योंकि ये सब चीजें आप पहले कर चुके हो, क्योंकि कैपेसिटर का आपने फॉर्मूला पहले भी ड्राइव किया है, बस इसमें इतना फर्क है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया, वहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ये डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी बाई के, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट हो गया। आपको कैपेसिटेंस के लिए दो चीजें चाहिए थी एंड यू हैव गॉट बोथ। आपने चार्ज भी निकाल लिया, चार्ज की वैल्यू है सिग्मा इंटू ए और इसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी बाई के। ठीक है, ये सिग्मा से ये वाला सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा से ये वाला सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? तो फाइनली यहां से आपका कैपेसिटेंस क्या आ गया? देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, देखो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। नहीं आया? आया है सर। तो नोट करो, इसी पे थोड़ी पीएचडी करेंगे आज। Done, sir. वेरी गुड, लेट अदर्स आल्सो नोट। Done, sir. ठीक है, अच्छा इसमें तो the thickness of the slab is not same as that of the separation between the two plates. तो इस केस में अगर हम दूसरी बात पे एक बार और बात कर लें कि सर अगर मान लीजिए कि टी डी के बराबर हो, मतलब कंप्लीट जो रीजन है बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल्ड हो, मतलब द कंप्लीट सेपरेशन इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सच दैट कि इफ टी बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू डी, तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? तो कैपेसिटेंस आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ऑफ डी प्लस ऑफ डी बाई के, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप लिख देते हैं तो इसके बाद फर्दर आप क्या लिखेंगे? डी से डी कैंसिल हो गया, तो डी माइनस ऑफ डी ये कैंसिल हो गया, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई? कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर आपका
पूरे रीजन में इफ यू हैव प्लेस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा k टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एयर। मतलब अगर आपका कैपेसिटर के बीच में इफ यू हैड एयर, तो एयर के केस में जो आपका कैपेसिटेंस आता, द सेम यू आर गेटिंग द कैपेसिटेंस बट मल्टीप्लाइड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये लेकिन कब, जब पूरे रीजन में इफ इन द होल ऑफ द रीजन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। अगर पूरे रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है तो उस केस में ये होगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes. ठीक है, इसको नोट करिए, अभी कहानी अभी और है मेरे दोस्त। Sir, जी ये हम कैपेसिटर्स को एक प्लेट मान रहे हैं, इसीलिए लास्ट में k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ये ओवर d आया ना। कैपेसिटर को हम प्लेट्स नहीं मान रहे हैं, ये तो फॉर्मूले वाइज आया कि अगर हम मतलब पूरे में अगर स्लैब प्लेस कर दें, पूरे रीजन में पूरा ये पूरा सर जो रीजन है इसमें हम स्लैब प्लेस कर दें। हाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट का ही लिया था ना, एप्सिलॉन तो अगर बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्लेट का ही लिया था, इसमें भी अगर वही लेंगे तभी तो ये रिजल्ट आ रहा है ना। अगर मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर होता तो स्फेरिकल कैपेसिटर पे अभी दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है, वो डिफरेंट स्टोरी है उसका भी, उसको जाने दो। अभी तो बेसिक मतलब ये है कि इस बात को, पता नहीं तुम्हें कंफ्यूजन कहाँ है, देख लो। शायद मैं तुम्हारे कंफ्यूजन पहले तो अपनी तरफ से पहले कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि अगर ये ऐसा हो गया तो ये सब वो समझ आया, मतलब डाइलेक्ट्रिक हाँ पूरा थिकनेस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो तो कंफ्यूजन कहाँ से है बेटा? तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि कैपेसिटर को एक प्लेट माना, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आया, या इसकी हाँ वजह मतलब से कैपेसिटर को एक प्लेट नहीं, हाँ तुम्हारे समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ऐसे गलत सा लग रहा है। कैपेसिटर को एक प्लेट नहीं, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं व्हिच फॉर्म्स अ कैपेसिटर। यस सर, Yes. यस सर, That is why you are treating as sigma upon epsilon naught. And these are not only the plates, rather we consider it as infinitely long plates or infinitely charged sheet. यस सर, यस सर। Hmm. वो लिया, इसीलिए लास्ट में हमारे पास कैपेसिटेंस आया, डायरेक्ट कांस्टेंट टाइम कैपेसिटर ऑफ टू प्लेट्स हाँ की, मतलब पैरेलल प्लेट पे हाँ कैपेसिटर आता है, कैपेसिटेंस जी अगर जी हम सिमेट्री की बात करके स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को देखें तो मतलब बाद में क्या उनमें भी डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद कैपेसिटेंस k टाइम्स उनका इंडिविजुअल स्फेरिकल कैपेसिटर खुद या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर खुद वैसा आ सकता है। वैसे बिल्कुल आ सकता है, वो तो तब जब हम फॉर्मूला इसका डिस्कस करेंगे तब वो बात आपको समझ में आएगी। वैसे वो भी बिल्कुल वैसे आ सकता है कि अगर पूरा सेपरेशन इज कंप्लीटली फिल्ड, यस सर, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी पड़ेगी, है ना। वो हम जब कैपेसिटर विद स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको वहां पर बातें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी, क्योंकि एक्चुअली में वहां पर हम डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो वो हैव पेशेंस टिल वी डिस्कस दोस पार्ट्स। एक तो है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो उस पर डिस्कशन करूं उससे पहले थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, मैं वो सिमेट्री की वजह से वैसे हमेशा याद रखो कि कोई सा भी कैपेसिटर, पैरेलल हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल हो, in any of the capacitor if you place the dielectric slab it will increase the capacitance। यस सर। ठीक, अच्छा इसमें एक बात और समझते हैं। हमने लिखा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अब सुनना लॉजिकल बात, एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ भाई यशवर्धन बेस्ट, क्या लिखा हमने, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, फॉर डायलेक्ट्रिक जो होता है, डायलेक्ट्रिक के लिए k की वैल्यू जो होती है वो k की वैल्यू इंफिनिटी से कम होती है, k इज लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब कैपेसिटेंस विल बी लेस देन इंफिनिटी विदाउट एनी डाउट। अगर यही बात हम कंडक्टर के लिए करें, फॉर कंडक्टर तो k की वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू इंफिनिटी, तो कैपेसिटेंस कैन बिकम इक्वल टू इंफिनिटी। कैसे? अगर मान लीजिए कि इफ t d के बराबर हो जाए तो आपने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाई d।
तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फॉर कंडक्टर्स, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। या अगर इनफाइनाइट नहीं भी होना है तो कैपेसिटेंस जो होगा, अगर कंडक्टर हम डाल दें तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में कंडक्टर प्लेस करने पर कैपेसिटेंस ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये तो लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, सोच के देखो पहले तो इस Yes, पॉइंट sir. को समझो जो कह रहा हूं। मतलब देखो हमने डाइलेक्ट्रिक क्यों इंसर्ट किया, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। अगर हम कंडक्टर इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर जितना बढ़ा है उससे ज्यादा इंक्रीज करेगा ऑन प्लेसिंग द कंडक्टर बिटवीन द टू प्लेट्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ऐसा है सर तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों इंसर्ट किया, कंडक्टर क्यों नहीं इंसर्ट कर दिया? समझे आप मेरा पॉइंट? नहीं Yes, समझे? sir. अगर ये रीजन है तो व्हाई आर यू नॉट प्लेसिंग द कंडक्टिंग स्लैब, व्हाई आर यू प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, व्हाई यू नॉट प्लेसिंग द कंडक्टिंग स्लैब? अब इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं जो पहले बताना चाहिए था बट वो अब मैं बता रहा हूं। एनर्जी डेंसिटी, ये छोटा सा पॉइंट समझ लेना, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन या एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये हमने एनर्जी पहले भी पढ़ा है, कुछ ये पहले भी पढ़ा है। उसी रिजल्ट को यूज करके मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा आपको, एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसी फॉर्मूले को यूज करके जो आपने पहले पढ़ा हुआ। देखिए आपने पढ़ा हुआ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यूवी, ये पढ़ा हुआ है ना आपने, ये एनर्जी की Yes, वैल्यू sir. होती है। Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे बच्चों, मेरे लाल मेरे पीले, चार्ज कैन बी रिटन एज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए, ई potential difference can be written as equal to electric field multiplied by separation between the two plates। अब जिसको पुराने फॉर्मूलाज पता है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, जिसको नहीं पता है वो फिर से टेंशन में रहेगा, पता नहीं क्या कर रही है। कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी, हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. sir. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू अपॉन ए डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। वेयर एडी का क्या मतलब है इस बात को देखो। अगर ये आपका कैपेसिटर का प्लेट है, ध्यान से सुनना जो मैं सुना रहा हूँ, ये एक कैपेसिटर का प्लेट है, ये ये उसी कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, और प्लेट की एरिया ए है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा रीजन है इसके बीच में, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू डी? थिंक अबाउट इट। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। राइट साइड पे हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या दिक्कत है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैन आई डू दिस और नॉट? ये स्टेप तो पॉसिबल है। यस अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। और इसको हम लिख पाएंगे हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। नीचे वाले ये दोनों एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हुए, ऊपर ये सिग्मा का स्क्वायर है। तो एनर्जी डेंसिटी को मैं यहां से लिख सकता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन ई को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। पहले हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर हर्षित, Yes, sir. बात हजम हुई है, यहाँ तक क्लैरिटी है? अब ये फॉर्मूला जो है ये सिंपली आपको एक रिलेशन दे रहा है, एंड दैट रिलेशन इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट ऑफ द एनर्जी। इसका मतलब समझो पहले तो कायदे से। अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना है तो जिस रीजन में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना है, इन दैट रीजन आई शुड हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी, नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर नहीं होगी। पहले समझ में आई बात, ये बात समझ आई? यहां तक क्लियरिटी है? Yes. एनर्जी स्टोर उसी रीजन में होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी स्टोर थोड़ी होगा। सोच के देखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे स्टोर होगा? जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तुम ऐसे पोजीशन पे चले जाओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, स्पेस में चले जाओ जहां ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है वहां पर, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वहां पे? नहीं सर ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। इसी तरह से जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
नहीं मिलेगा। अब आते हैं, अब ये तो एक बीच में हमने एक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर आप कंडक्टर प्लेस कर दो तो कैपेसिटेंस ज्यादा इंक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू द डाइलेक्ट्रिक। So now my question is, why don't we place conductor? Why do we place dielectric only? तो देखो इलेक्ट्रिक रीजन उसका, हाँ बोलो बोलो। सर नहीं। नहीं बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे तो खैर डरा नहीं करो, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन में क्या कर लूंगा, है ना। ऑफलाइन होता तो ज्यादा से ज्यादा घूसा मार देता है, ठीक है, सीख तो जाते हैं उससे। एनीवेज खैर, मेरा पॉइंट ये बेटा कि एक्चुअली में कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है सब बोलेंगे, व्हाट डज अ कैपेसिटर डू? एनर्जी स्टोर भाई, और एनर्जी स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी कहां से स्टोर करूं मास्टर? तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। एनर्जी इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के सरफेस पे एनर्जी होती है, सरफेस से लेके इंफिनिटी तक, बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए एनर्जी भी जीरो होती है। तो अगर हम कंडक्टर प्लेस कर देंगे तो हमारा जो कैपेसिटर है वो तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, हमें उसको बनाते हैं हम ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर सकें, और उसको एनर्जी को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए उसको चार्ज होना पड़ता है। बट जब हम कंडक्टर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जीरो कर देगा। तो मैथमेटिकली कैपेसिटेंस चाहे जितनी भी बढ़ जाए, जितना भी बढ़ जाए, पर्पस सॉल्व नहीं आ रहा है, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअली में कैपेसिटर is an arrangement to store energy. That is why we don't place conductor, we place dielectric. समझ में आया? तो इसमें आप चाहे तो रीजन ये लिख सकते हो कि as the electric field inside the conductor is zero, hence the energy stored in conductor is also zero, and so the purpose of the capacitor will not be fulfilled with the insertion of conducting slab. अपने अपने शब्दों में लिख लो भाई, मुझसे ना पूछो कि मैंने क्या बोला, सर एक खुद बार से लिख लो। हाँ, सर लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, यस सर। लास्ट स्लाइड तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। सर मुझे कुछ ये लिख लिया, ये लिख लिया पहले। यस सर। लास्ट स्लाइड में जाने के लिए सबको इरेज करना पड़ेगा, पहले ये लिख लिया, सबको लिख लेने दो, उसके बाद आता हूँ तुम्हारे लास्ट स्लाइड पे। सर जी तो कंडक्टर को अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखेंगे तो कैपेसिटर के प्लेट और कंडक्टर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब उसमें तो एनर्जी स्टोर हो सकता है ना? तो और कम हो गई ना, बिल्कुल सही बात तुम्हारी, तुम्हारा रीजन बिल्कुल सही है, बट एक्चुअली में हमें तो अल्टीमेटली एनर्जी स्टोर करना है ना। अगर मान लो कि तुम्हारे कहने का मतलब ये कि इतना ही पोर्शन का हम इतने थिकनेस का कंडक्टर रखेंगे, पूरे में नहीं रखेंगे, ठीक है मत रखिए, बट इतने रीजन में तो एनर्जी एग्जैक्टली जीरो हो गई या नहीं हो गई? यस तो हमें सर, इसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी या हम डायलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी? ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ जीरो यस सर। है ना। तो इसलिए पर्पस कैसे भी रख लो, वो डायलेक्ट्रिक से कम ही एनर्जी को स्टोर करेगा, तो इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल हमारे लिए क्या है? यूजफुल है प्लेसिंग डायलेक्ट्रिक। ये लिख लिया सबने? क्योंकि हर्षित का एक क्वेश्चन है जिसपे मुझे आना है जल्दी से। सर आपने वो लिखवाया था ना कि फॉर कंडक्टर के इज इंफिनिटी सो सी इज इंफिनिटी। क्या क्या? हाँ हाँ। सर इसी चीज में डाउट है, मतलब वो तो डिनोमिनेटर में d माइनस टी प्लस टी बाई के है, तो अगर t बाई के है और k इक्वल्स इंफिनिटी है तो t बाई के वाला टर्म जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म कहाँ अरे इंफिनिटी? मैंने दो बातें लिखी हैं हर्षित, तू भी ना, दो दो बातें लिखी हैं उसमें। मैं उस स्लाइड पे जाके दिखा देता हूँ, बाकी बच्चे बोल नहीं रहे कि इसको नोट कर लिया या नहीं कर लिया। भाई साहब ने इसको नोट कर लिया कर था? लिया, क्या? बोलते लिया। नहीं हो तुम लोग भी घुन्ने होते जा रहे हो दिन ब दिन। घुन्ना समझते हैं हम लोग? घुन्ना वर्ड सुना है? घुन्ना नहीं सुना है? हो सर। अच्छा, ओ, छुपाने लगे हो, मन के अंदर रखने लगे हो बात, मन के बाहर लाओ, मन की बात कर। खैर ये मैं इतनी बकवास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना टाइम मुझे इरेज करने में लगेगा उतना टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम बोर ना हो। ये हर्षित के डाउट के लिए इतना पीछे जाना पड़ रहा है।
अब एक काम करूंगा, मैं लास्ट की स्लाइड हमेशा रहने दिया करूंगा, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई हर्षित साहब बताइए, यहाँ को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए हर्षित साहब। ओके सर ये देखा। या इतना टाइम पास बात के लिए तो कितना मेहनत नहीं करवा सर चुका मुझे। सर वो हाँ आपने स्लाइड चेंज कर दी तो नोट भी करनी पड़ा। हाँ, तो इसमें इसीलिए मैंने लिखा कि फॉर कंडक्टर इफ टी इज इक्वल टू डी, तो ये हो सकता है। हाँ, दूसरा केस ये होगा कि अगर मान लीजिए टी डी के बराबर नहीं है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी बाई इन्फिनिटी, तो दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू 0। तो इस केस में भी इसके अकॉर्डिंग भी हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस एनी टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी is obviously greater than that of the capacitance with dielectric, right? Capacitance तो किसी भी सिचुएशन में उसमें देखोगे तो it will be greater than that of the dielectric वाला portion, नहीं समझे? But energy किसी भी सिचुएशन में देखोगे तो energy in the case of the conductor placed will always be less than that of the energy stored with the dielectric slab. इसीलिए हम कंडक्टर को प्लेस नहीं करते, हम डायलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, चलिए सर, तो ये रीजन भी आपको समझ में आ गया, डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का खेल ये सब समझ में आ गया, कैपेसिटेंस इतना, कैपेसिटेंस उतना। अब एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो लिखिए, कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। combination of dielectric लिखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। यस सर। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो मैं सुना रहा हूँ। देखो, बेसिकली कॉम्बिनेशन हम डायलेक्ट्रिक का करते क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो एक्चुअली में इस बात को आप याद रख सकते हो कि डायलेक्ट्रिक को हम कंबाइन वहां पर करते हैं, वहां पर हम डायलेक्ट्रिक को कंबाइन करते हैं जहां पर हमें कुछ डायलेक्ट्रिक की कुछ इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए, बट उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ये बात ऐसी है कि मान लो मुझे 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए और मेरे पास जो रेजिस्टर्स अवेलेबल है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और मुझे नेट 10 ओम चाहिए। तो हम यही करते हैं ना कि इस तरह के 5 रेजिस्टर को हम सीरीज में कंबाइन कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे 10 ओम को लाने के लिए हमें 2 अवेलेबल रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करना पड़ा, जिससे आई गेट द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। यही तो होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे एक इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कुछ चाहिए K डैश, और मेरे पास K डैश डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इंस्टेड मेरे पास एक K1 कांस्टेंट का है और दूसरा K2 कांस्टेंट का डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ K डैश हम इन दोनों को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि इस पूरे का जो इफेक्ट है, जो K डैश का जो इफेक्ट है, वो किससे मिल सके, हमें K1 और K2 से। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इसको, इस वाली चीज को हम कैसे फुलफिल करते हैं। तो इसमें 2 तरह से हम स्लैब को प्लेस करते हैं और उस 2 तरह के कॉम्बिनेशन का मैं नाम बताऊंगा अभी, बट पहले तो ये समझ लो कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब इंस्टेड ऑफ 1 स्लैब अगर एक से ज्यादा स्लैब प्लेस किया जाए तो उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब कहेंगे। इसके लिए आप ऐसे इमेजिन करिए कि सर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ये आपका दूसरा प्लेट। इसके बीच में मैंने स्लैब्स प्लेस कर दिए। ये एक स्लैब है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस स्लैब की थिकनेस T1 है। एक दूसरा स्लैब है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, थिकनेस इज T2। इसकी जो थिकनेस है दैट इज T2 एंड सो ऑन। इसी तरह से इन नंबर ऑफ स्लैब्स इसके बीच में हमने प्लेस कर दिए। A इज द एरिया, A इज एरिया ऑफ प्लेट एंड स्लैब। सरफेस area of plate and slab। सरफेस एरिया है किसका, प्लेट का और स्लैब का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। यहां तक बात समझ आ रही है? अब सुनिए,
इस केस में हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो इस केस में हम कैपेसिटेंस लिखने के दो तरीके हैं। अच्छा, इसमें एक बात समझिएगा कि ये वाला अगर ऊपर वाला प्लेट है तो ये स्लैब है, ये स्लैब है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है ना, इस स्लैब का जो सरफेस एरिया है और इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है, दे आर सेम। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्लेट ऐसे है तो स्लैब इज बीइंग प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेट। अगर स्लैब जो है वो पैरेलल टू द प्लेट या अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट रखा जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस लिखा जाता है उसके दो तरीके हैं लिखने। एक तो कैपेसिटेंस लिखने का एक तरीका ये है कि यू कैन राइट दिस कैपेसिटेंस एज एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी, मान लो ये डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, माइनस ऑफ, इंस्टेड ऑफ टी यहाँ पर टी एक से ज्यादा है तो T1 प्लस T2 अप टू Tn लिखेंगे आप, हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस सर। प्लस ऑफ यहाँ पर आप लिखेंगे T1 बाई K1 प्लस ऑफ T2 बाई K2 अप टू कहां तक, Tn बाई K, ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पर एक बात समझो कि एस, अगर आप ध्यान से देखो तो T1 प्लस ऑफ T2 अप टू Tn, इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू D। तो अगर आप यहाँ पर देखो, क्योंकि सबका सम करोगे तो D, क्योंकि मैं इतने स्लैब प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि पूरा जो दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है दैट गेट्स ऑक्यूपाइड बाय द स्लैब, तो सबके थिकनेस का सम D के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन दिस होल वैल्यू। ठीक है, ये ऐसा। तो हम फाइनली कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अगर हम फाइनली कैपेसिटेंस लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस ऑफ T2 बाई K2 एंड सो ऑन। ये आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ये एक तरीका है इस कैपेसिटेंस को लिखने का। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, इसको नोट करिए। Then इसका sir, नाम अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, बट ये पहला तरीका है इसको लिखने का। इसी में थोड़ा सा मैं और कुछ चीजें करना चाहता हूँ। इसको एक और तरीके से हम इसमें कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, एंड व्हाट इज दैट तरीका एंड हाउ डू वी गेट दैट, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। डन सर। ठीक है, सर 1 मिनट। डन सर। ठीक है। अब देखिए, इसमें दूसरा तरीका पहले मैं समझा दूं, उसके बाद मैं लिखूंगा। ये मान लीजिए सर, वही सारा सिचुएशन वही है, दो प्लेट्स हैं और इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ दो ही डायरेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर रहा हूँ। मान लो ये K1 है, ये K2 है, दिस इज D/2, मतलब इसकी थिकनेस, और इस वाले की थिकनेस इज आल्सो D/2। इसका मतलब है कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन आई एम अज्यूमिंग इट एज D और एरिया इज A। क्लियर? अब मुझे इस केस में कैपेसिटेंस लिखना हो तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट स्टडीड, अगर उसके अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 ऑफ K1 प्लस ऑफ D/2 ऑफ K2। टेल मी यस और नो। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत भाई? देखिएगा सर आप लोग, D/2 ऑफ K1 प्लस ऑफ D/2 ऑफ अपॉन K2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। इज इट करेक्ट? yes sir. यस। यहाँ पे वो डायरेक्ट्रिक्स कितने हैं? दो हैं। आई हैव ओनली टेकन 2, दैट इज व्हाई आई हैव शोन D/2 एंड D/2। दो डायलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, ये एक है और दूसरा ये है। Yes sir. ठीक है, मैं दो के मतलब लिए प्रूफ कर रहा हूँ, तो जो बात दो के लिए वही एनी नंबर ऑफ डायरेक्ट्रिक के लिए वही चीज वैलिड होगी। यस बोलो Yes, सर शिवांग, कोई दो दिक्कत? दोनों डायलेक्ट्रिक जुड़े हुए हैं। यस सर।
ठीक है, ये दो डायलेक्ट्रिक है, दिस लाइन इज सेपरेटिंग द टू डायलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब दो स्लैब्स होते हैं वो बेसिकली। इसको मैं बस ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ टू कीप द डायग्राम सिंपल। यस, यस, समझ गए या नहीं अभी भी? यस सर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस कैपेसिटेंस को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको कि 1 अपॉन दिस कन्वर्टर इज इक्वल टू d/2 ऑफ d/2, 1 अपॉन दिस कन्वर्टर इज इक्वल टू d/2, अरे d/2 अपॉन k1 एप्सिलॉन नॉट a लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं d/2 अपॉन k2 एप्सिलॉन नॉट a, ऐसे लिख सकता हूं। कोई कठिनाई? अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, मुझे एक बात बताओ, ये अगर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ऐसा ऐसा नहीं बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा, ये कैपेसिटर है और मैं इसमें कहूं कि K1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्टेड है और इन दो प्लेट के बीच का सेपरेशन d/2 है, एरिया मान लो a है, तो इसका कैपेसिटेंस आप क्या लिखोगे? K1 एप्सिलॉन नॉट a/d/2 लिखोगे या नहीं? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इसी तरह से अगर दूसरा ये कैपेसिटर हो जिसके अंदर K2 है, ये दो अलग अलग कैपेसिटर अगर मैं ट्रीट करूं और ये d/2 है, समझ रहे हो या नहीं यार? प्लेट का एरिया a है, तो इसका कैपेसिटेंस K2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट a/d/2 लिख सकते हो या नहीं? यस सर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन c, इसको c1 कह लो, इसको c2 कह लो, तो 1 अपॉन c1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/2 टाइम d/2 अपॉन k1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ k, और यहाँ से मैं ये 1 अपॉन c1 और 1 अपॉन c2 को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि d/2 अपॉन k2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट k, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes, sir. Ultimately, what are you getting from here is c is equal to, I can write it as 1 upon c1 plus 1 upon c2. अल्टीमेटली तो यही मिल रहा है। अगर मैं दोनों को एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर लूं, ध्यान से सुनना, तो अल्टीमेटली मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है। ये बीच में ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, वैसे ये कोई डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बट फिर भी 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनली 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2, हाँ ना बोलना पड़ेगा, अगर और होते तो ऐसे ही लिख सकता था। इस पूरे स्टोरी का मतलब क्या है? इस पूरे स्टोरी का मतलब यह है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप अगर इसको एक कैपेसिटर मान लें और इसको एक कैपेसिटर मान लें और दोनों को आप ये अज्यूम कर लें कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहां से भी आएगा। नहीं आया? नहीं आया। मतलब इसके दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं यस। एप्सिलॉन नॉट अपॉन t1 by k1 प्लस t2 by k2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने स्लैब हैं उन सबको आप एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर लीजिए एंड ट्रीट ऑल दोस कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, और ऐसे ट्रीट करिए कि ऑल ऑफ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपका इसमें भी आएगा। अच्छा, आप ये नोट करते रहिए, बट मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए कि यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि सर हाउ मेनी कैपेसिटर डू वी हैव? मैंने बोला कि यू कैन ट्रीट ईच ऑफ द डायलेक्ट्रिक एज वन कैपेसिटर, बट क्या हमारे पास यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं या कैपेसिटर सिर्फ एक ही है? हाउ मेनी कैपेसिटर्स डू वी हैव? ऑल्दो आप मैथमेटिकली दोनों को एज वन वन कैपेसिटर ट्रीट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो वही आ रहा है जो आपके उसका रिजल्ट होता है, मतलब दो कैपेसिटर से जो रिजल्ट आता वही रिजल्ट इससे भी आ रहा है, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं। वेरी गुड, जिसने भी बोला था वन, यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर सिर्फ एक ही है। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी कैपेसिटर इज देयर फिजिकली, तो फिजिकली देयर इज ओनली वन कैपेसिटर। हर्षित, कितने कैपेसिटर हैं फिजिकली? वन, बिकॉज कैपेसिटर बनने के लिए दो मेटेलिक प्लेट होने चाहिए जिसके चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। दो मेटेलिक प्लेट होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाला नेगेटिव चार्ज, एंड इट विल फॉर्म ओनली वन कैपेसिटर। If there is more plates, then there will be more than one capacitor. But if we have only two plates, so two plates will constitute only one capacitor. आपसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कितना डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The number of capacitor will remain as one. नहीं आया? Sir, question. जी, अगर हम बीच में मेटालिक प्लेट इंसर्ट करें तब तो दो कैपेसिटर। हाँ, तब, yes, तब the thing is different.
अगर हम एक और प्लेट रख दें, मैंने यही बोला कि अगर आपके 2 से ज्यादा प्लेट हैं, देन यू विल हैव मोर देन 1 कैपेसिटर, बट एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग ओनली 2 प्लेट्स, तो 2 प्लेट्स फॉर्म्स ओनली 1 कैपेसिटर. डिड यू अंडरस्टैंड यशवर्धन? Yes. अगर ये जो बीच वाली लाइन दिखा रहा हूं मैं, अगर वो अपने आप में भी ये भी एक प्लेट होता, तब तो स्टोरी अलग होती. तब तो फिर मैं कह सकता था कि एक्चुअली में देयर आर 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज. बट अगर ये नहीं है, तो हम मैथमेटिकली तो इसको कह सकते हैं कि these two can be treated as 2 कैपेसिटर, बिकॉज उसका रिजल्ट सिंप्लीफाई करने पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम मैथमेटिकली ऐसा कह सकते हैं, बट फिजिकली इट इज स्टिल 1 कैपेसिटर. तो अगर मान लो कि असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन हो, और असर्शन ये हो कि वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये असर्शन है कि ये वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इन दिस केस, और उसका रीजन ये दिया हुआ हो कि बिकॉज इट इज मोर देन 1 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो असर्शन सही है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हम देख चुके, प्रूफ कर चुके. बट रीजन अगर ये है उसका कि इट इज मोर देन 1 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये रीजन गलत है. देयर इज ओनली 1 कैपेसिटर, but we can apply this series combination wala formula because mathematically they are behaving like more than 1 capacitor connected in series. I hope मेरी ये सारी कहानी सबको क्लियर है. Yes sir. तो नोट करो, खट से आगे बढ़ते हैं. दिस इज द सेकंड वे ऑफ राइटिंग. एक तो वो भी तरीका है, ये भी तरीका है, और इसे चूंकि बिकॉज वी कैन मैथमेटिकली ट्रीट इट एज अ कैपेसिटर्स इन सीरीज, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक को सीरीज कॉम्बिनेशन कह देते हैं. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कह देते हैं, बट इट डजंट मीन कि एक से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में, ना ना ना, मैथमेटिकली वो सीरीज में ऐसा दिखाई देता है, तो इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मान सकते हैं. नोट करिए, विल प्रोसीड. सर अभी किसी ने पूछा ना कि अगर 3 डाइलेक्ट्रिक्स होंगे बीच में, तो आपने बोला स्टोरी चेंज हो जाएगी, सर वो कैसे? उसने ये नहीं पूछा कि 3 डाइलेक्ट्रिक होंगे, उसने ये बोला, अभी पहले इसको नोट करो. कर लिया? डन. तब सुनो, यशवर्धन ने ये बोला कि सर अगर बीच में एक और प्लेट हम इंट्रोड्यूस कर दें. भाई ये तो एक प्लेट हो गया, इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में. ये एक प्लेट है ऊपर वाला, ये दूसरा प्लेट है. आपने बोला कि ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो इसके बीच में इंसर्टेड है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो इसके बीच में इंसर्टेड है. ऐसे अगर मैं आपसे ये भी एक प्लेट ले लिया जाए, ये भी अपने आप में कंडक्टिंग प्लेट हो, ये भी एक प्लेट हो, ये भी एक प्लेट हो, तब तो मैं अल्टीमेटली बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि देयर आर 2 कैपेसिटर. ये एक कैपेसिटर अपने आप में काउंट होगा और ये एक कैपेसिटर काउंट होगा. समझ में आई बात? यस सर. सर मतलब डाइलेक्ट्रिक्स बीच में कितने भी हो, और अगर कंडक्टिंग प्लेट ना हो, तो पिछले वाले एग्जांपल की तरह ही. बिल्कुल. देखो, 2 प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर बनता है, सीधी सी बात. Yes, इफ यू sir. हैव ओनली 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, इट विल फॉर्म ओनली 1 कैपेसिटर. सीधी बात है. अब उसके बीच में आप कितने भी डाइलेक्ट्रिक भर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है सर? यस सर. नेक्स्ट, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब ये एक्चुअली में ये फिजिकली भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिकली भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है. अब ये कॉम्बिनेशन का इस बात को समझो कि ये मान लीजिए आपका प्लेट है और ये आपका जो है लोअर प्लेट है. ठीक है, इसमें आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो इस तरह से, फिर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंसर्ट कर रहे हो. ये K1, ये K2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और सेपरेशन बिटवीन देम इज D. तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये ऊपर वाला प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. ये जो नीचे वाला प्लेट है, ये पूरा प्लेट मैंने नहीं बनाया आसानी के लिए, आप चाहो तो इसको पूरा प्लेट जैसा दिखा सकते हो. तो इस पे आप ये कह सकते हो नेगेटिव 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 नेगेटिव. ठीक है, अब एक बात समझो, यहाँ पर अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि आप अगर इसको यहाँ से कट कर दें, आप इमेजिन करिए ना, यहाँ से अगर आप कट कर दें, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा? ये भी मेटेलिक प्लेट है, ये भी मेटेलिक प्लेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाएगा, और इसके बीच में ये स्लैब है. सर क्या हो गया सर, समझ में आई बात? यस सर.
तो इसको हम फिजिकली भी एक कैपेसिटर कह सकते हैं, बिकॉज इसके ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दो प्लेट के बीच में ही तो ये स्लैब प्लेस्ड है, तो इसको हम अलग अलग कर दें, अगर काट दें वहां से, तो ईच ऑफ देम इज बिहेविंग लाइक अ कैपेसिटर मैथमेटिकली एज वेल एज फिजिकली। नहीं आया? आया सर। तो यहाँ यस पर सर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक कैपेसिटर है या मोर देन वन कैपेसिटर है, तो यहाँ पर योर आंसर वुड बी कि देयर इज मोर देन वन कैपेसिटर, because each of the dielectric is sharing some area of the plate, और because each of the dielectric is sharing the area of the plate, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सारे एक एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं। इसको मैं एक कैपेसिटर मान सकता हूँ, मान कह सकता हूँ ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये तीसरा कैपेसिटर, एंड सो ऑन। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं ये कह सकता हूँ कि देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, n number of capacitors connected in parallel। आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर ये तो ठीक है कि भाई एक से ज्यादा कैपेसिटर है, लेकिन ये पैरेलल में ये कैसे पता चल गया सर आपको? हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल? तो आई कैन गिव यू द लॉजिक फॉर दैट कि भाई n नंबर कैपेसिटर पैरेलल में इसलिए है क्योंकि सबका एक एंड ऊपर वाले प्लेट पे है और सबका एक एंड नीचे वाले प्लेट पे है। तो ऊपर वाले प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, नीचे वाले प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। मतलब अगर ऊपर वाले प्लेट का पोटेंशियल मान लो कि VA है और नीचे वाले प्लेट के हर पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर कैपेसिटर V और VB के बीच में लाई कर रहा है या नहीं? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। इसीलिए ये पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल में एक और चीज समझने की कोशिश करो। सीरीज में मैंने स्लैब को ऐसे प्लेस किया था, पैरेलल टू द प्लेट प्लेस किया था। यहाँ पर स्लैब्स ऐसे रखे हुए हैं, इट इज ऑक्यूपाइंग सम एरिया ऑफ दिस प्लेट। फिर उसी तरह से दूसरा वाला ऑक्यूपाइंग सम एरिया ऑफ द प्लेट, राइट? तो ये इस तरह से। तो इस केस में अगर हम C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस ऑफ C2 प्लस ऑफ C3 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप फर्दर लिखना चाहें तो C इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एरिया अगर पूरे प्लेट की A है एंड N इज द नंबर ऑफ डायरेक्ट्रिक, तो A बाई N मल्टीप्लाइड बाय K1 डिवाइडेड बाय D लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ K2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A by N divided by D and so on and so forth. We can write this capacitances as K epsilon naught A by N. Why are you writing A by N? Because here are N number of capacitors. तो और each of them will occupy equal area. अगर मैं सारे डायरेक्ट्रिक का एरिया सेम मान लूं तो एक कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा? अगर A is the total area, तो और n नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब हैं, तो एक जो एरिया ऑक्यूपाई करेगा या शेयर करेगा, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द स्लैब्स। यस सर। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। डन सर। ओके गुड, यहाँ तक सब नोट कर चुके हो? नाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने को तरीका पता चल जाए। बेसिक बेसिक क्वेश्चन करो, 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें से 2 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर 1-2 बेहतर सवाल पे आता हूँ। पहला बेसिक सा सवाल जल्दी से सॉल्व करके बता दो, पूछते हुए शर्म आ गई भाई। ये आपका ऊपर वाला प्लेट, ये नीचे वाला प्लेट, पूरा प्लेट नहीं बना रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट्रिक के और ये वाला डायरेक्ट्रिक 2 के आंसर बताना है जल्दी से। ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये सेपरेशन टोटल इज D और प्लेट का जो एरिया A, आपको बताना है C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट? हरी अप। हरी अप, रफ्तार तेज।
हो गया। I've got the answer from Sevang. बाकी लोग भी आंसर्स बताएं। बी क्विक। चलिए मिल के करते हैं। पहली बात, मैं इसको आपने किस मेथड से किया वो आप पे डिपेंड करता है। दो तरीका है लिखने का, आप जैसे चाहे वैसे लिख लें। मैं तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ C1 एंड C2। C1 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2, और C2 की वैल्यू लिखूंगा तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, इसका मतलब मैं C इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2, बिकॉज आई कैन ट्रीट देम टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो C1 plus C2, C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D मल्टीप्लाइड बाय 4K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस ऑफ 4K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ऐसा लिख देंगे हम। अब सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पर देखो तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन आ जाएगा, जो ऊपर वाले एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर अगर आप देखिए तो बचेगा ये 8K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये ऊपर आ गया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस ऑफ 4 यही तो रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 4/3 K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एंड सेवांग आपका आंसर सही है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, और किसने किसने भेजा एक बार देख लेता हूँ। मतलब 4C/3 राइट, 4K एप्सिलॉन नॉट A बाई D राइट। दो बच्चों ने आंसर भेजा है, सेवांग और यशवर्धन ने। दोनों के आंसर्स बिल्कुल आप सही हैं, बिल्कुल सही है, एकदम सटीक है। और हर्षित का भी आंसर 4/3 K एप्सिलॉन नॉट A बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ? यस सर। सर इसका दूसरा मेथड कैसा होगा? दूसरा मेथड वही जो बताया आपको, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T/K। तो यहाँ पर क्या लिखेगा आप, D/2 डिवाइडेड बाय K प्लस ऑफ D/2 डिवाइडेड बाय 2K। दिस इज द दूसरा मेथड। ये भी लिखा था ना यस आपने, सर। वही है, ये दूसरा मेथड है। आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेहतर। मतलब ये मान लीजिए कि आपका ये प्लेट है और यहाँ पर स्लैब प्लेस किया आपने K का, ये 2K है, और इधर भी डायलेक्ट्रिक स्लैब है K का। ठीक है, ये K लिख दूं, 3K ले लेता हूँ, और ये K है, ये 2K है। एरिया ऑक्यूपाइड इज हाफ एंड टोटल सरफेस एरिया इज A। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेट इज A। ठीक है, ये वाला जो है ये D/2 है, और दोनों प्लेट के बीच का जो टोटल सेपरेशन है दैट इज D। पहली बात तो मुझे ये बताया जाए कि इस केस में आपको ये अरेंजमेंट कैसा दिखाई दे रहा है। ये क्या, ये सिंपली इट इज द केस ऑफ सीरीज, और इट इज सिंपली द केस ऑफ पैरेलल, और इट इज द केस ऑफ मिक्स्ड, आई मीन सीरीज एज वेल एज पैरेलल। क्या दिखाई दे रहा है आपको? मिक्स्ड है ना। तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट वाला पोर्शन हाउ द टू इज कनेक्टेड, या हाउ कैन यू ट्रीट विद दैट? सीरीज सर। वेरी गुड। लेफ्ट वाले पोर्शन में ये दोनों को आप सीरीज की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये वाला C1 मान लो, इसको C2 मान लो, और इसको C3 मान लो। तो आप ये कह सकते हो कि C1 और C2 इज इन सीरीज और पैरेलल। C1 और C2 सीरीज और पैरेलल सीरीज, और C3 उसके साथ क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। राइट है भाई? यस सर।
तो देखो पहले तो मैं C इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ C1 और C2 से, तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, यही तो करेंगे आप। C1 C2, तो C1 को आप लिखेंगे K epsilon naught, area will be A by 2. Did you understand why this area is I am taking it as A by 2? यस सर। क्योंकि आधा एरिया तो ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसके लिए तो एरिया A by 2 और इसकी थिकनेस इज D by 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा वाला 2K epsilon naught A by 2 अगेन डिवाइडेड बाय D by 2 अगेन डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ epsilon naught, उसी का सम नीचे लिख दो A by 2 D by 2 प्लस ऑफ 2K टाइम्स ऑफ epsilon naught A by 2 डिवाइडेड बाय D by 2. I hope the point is clear to all. यहाँ तक क्लैरिटी है भाई? कॉमन लेके सिंपलीफाई कर सकते हैं या जैसे भी कर लो। 3K epsilon naught A by 2 D by 2 आएगा, तो ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर के एक टर्म से कैंसिल कर दो, तो ये वाला रिजल्ट आप लिख सकते हो K टाइम्स ऑफ epsilon naught और ये D by 2, तो ये हो जाएगा सर 4, नहीं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 2K epsilon naught A by D। देख लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन में कुछ गलती ना करो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 3, सही? मतलब ये जो Yes, C sir. इक्विवेलेंट जो आया दैट इज इक्वल टू 2 by 3 टाइम्स ऑफ K टाइम्स ऑफ epsilon naught A by D। ये तो आया C इक्विवेलेंट। अब जो ये C इक्विवेलेंट आ गया, यहां तक जो आ गया, अब इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये C इक्विवेलेंट और ये C3 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट डैश में लिख देता हूं इसको, तो इसको आप लिख दीजिएगा 2 by 3 टाइम्स ऑफ K epsilon naught A by D प्लस ऑफ क्या, प्लस ऑफ इसका देखो, तो इसका आप लिखेंगे 3K epsilon naught A by 2 डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय इसके लिए तो टोटल सेपरेशन इज D। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात क्या? डन। ठीक है, नोट करिए। Done, sir. वेरी गुड। अब एक प्यारे से सवाल पे आ रहा हूं, फिर उसके बाद वेरिएबल का केस सिखाऊंगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन, देखो कितनों के पास अकल बुद्धि है। सर ये ऊपर वाला प्लेट, सर आपसे ये बोला गया ये ऐसे है, आपसे बोला गया ये ऐसे है, और ये जो सारी लाइन है ना डॉटेड लाइन, दे आर जस्ट सेपरेटिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो डॉट वाली लाइन में बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सेपरेट कर रही है और कुछ नहीं। ये मान लो 2K, ये K, और इस पूरे में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब नीचे वाले पोर्शन में है प्लेस वो 3K, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच इज A by 2 ईच। ठीक है, सेपरेशन यहाँ पर कितना, तो सेपरेशन इज D by 2, और ये जो टोटल सेपरेशन है वो कितना, तो दिस सेपरेशन इज D। अब इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। नोबडी विल डेयर टू सॉल्व, डोंट वरी, आई डोंट वांट यू टू सॉल्व, यू जस्ट टेल मी फर्स्ट कि इस केस में हाउ विल यू प्रोसीड विद द क्वेश्चन, हाउ विल यू अटेम्प्ट? तो दोनों पैरेलल को इक्विवेलेंट निकाल के बाद में सीरीज। हाँ, मैं ऊपर वाले दोनों पोर्शंस पैरेलल में है क्या? Yes, sir. ऊपर वाले दोनों पोर्शंस पैरेलल में है, बिल्कुल सही। Yes, sir. अभिनव त्रिपाठी, ऊपर वाला दोनों आधा आधा वाला जो पोर्शन है वो पैरेलल है, सही बात है? गलत, नहीं सर, ध्यान से सुनो, दे आर नॉट इन पैरेलल। मैंने आपको क्या सिखाया था, ध्यान से सुनो। पैरेलल जब होता है तो एक्चुअली में दो कैपेसिटर फॉर्म होता है, यही सिखाया था ना। और दो कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए हमारे पास अलग अलग प्लेट्स चाहिए, ठीक है, मतलब कम से कम 3 मेटालिक प्लेट्स होने चाहिए तभी दो कैपेसिटर फॉर्म होगा। सोच के देखो आप, ये वाली जो ये डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, इज इट अ प्लेट और इट इज जस्ट अ पार्टीशन व्हिच इज सेपरेटिंग द अपर हाफ विद द लोअर हाफ? पार्टीशन। ये सिर्फ पार्टीशन है। तब मुझे एक बात बताओ, खुद तुम रियलाइज करो इस फैक्ट को, जो तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूँ, उस फैक्ट को तुम रियलाइज करो। जब मैंने ये पैरेलल में सिखाया था इसको, तो मैंने कहा था ये स्लैब है और इसको अगर आप काट देंगे तो इट विल
it will be sharing the two parts of the plate, positive as well as negative, and hence it is said to form a capacitor. और इसी तरह के सारे कैपेसिटर they will be said to be in parallel. बका था? Yes, sir. ठीक है, बट अगर आप ध्यान से सोचो तो ये बीच वाली लाइन इज नॉट अ प्लेट. अगर ये बीच वाली लाइन प्लेट है ही नहीं, अगर ये बीच वाली लाइन प्लेट नहीं है, ये वाली जो बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज नॉट अ प्लेट. तो अगर ये प्लेट नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो आपको ऊपर तो प्लेट का पोर्शन मिलेगा, बट यहां से काट के सोचो ना, अलग कर दिया, इस लाइन के अबाउट इसको काट के अलग कर दिया, तो दिस इज नॉट अ प्लेट. आ रही बात समझ? तो it looks like parallel, but it is not parallel because it is not actually forming the two capacitors. ऊपर वाला जो दोनों हाफ है, it is not actually the two capacitors. So it may look like parallel, but it is not parallel. Actually, it's not two capacitors. And for parallel combination, you need to have two capacitors at least. Did you understand? Tell me yes or no. Yes, sir. यार सबकी आवाज नहीं है. यस सर. तो सर इस क्वेश्चन को कैसे डील करें फिर? हाँ, अगर ये बीच वाला प्लेट होता, बीच वाला भी जो ये लाइन है, उसमें भी कोई कह दे कि भाई ये कंडक्टिंग प्लेट है, तब तो फिर मसला ही नहीं था, तब तो फिर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम वाज सॉर्टेड. ठीक है, तब कोई इशू नहीं होता, तब तो ये फिर कहानी आप सिंपली कह देते कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है. बट बिकॉज ये बीच वाली लाइन इज नॉट अ प्लेट, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कैपेसिटर है. तो कैसे सोचें? तो इसको सोचने का तरीका सुने. ये तो आपके क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए मैं सॉल्यूशन के पार्ट में थोड़ा सा अलग से करके आपको बता रहा हूँ. उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करूंगा पूरा. यू विल सॉल्व इट इन योर फ्री टाइम, बट मैं सिर्फ आपको चीजें समझा देता हूँ. इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो कोई इशू है आपको? इसको ये के इधर भी 3k कर दूं, इधर 2k और इधर भी 3k, हाफ हाफ पोर्शन में बांट दूं. जो पूरा स्लैब है ना, उसको आधा आधा कर दूं. ये जो नीचे वाला पूरा स्लैब है, उसको आधा आधा कर दूं. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ? सोच के देखना. ये C1, ये मान लो ये C2, ये मान लो ये C3 और ये मान लो C4. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि C1 एंड C2 इज इन सीरीज? थिंक अबाउट इट. Yes, sir. थिंक ऑफ इट. और इसी तरह से मैं कह सकता हूँ C3 एंड C4 आर इन सीरीज. Yes, sir. यार हर्षित तुम नहीं बोल रहे हो दोस्त. ठीक है, तो अगर अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई इन दोनों का C इक्विवेलेंट, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, सॉल्व आप करेंगे. C1 प्लस C2 और ये C इक्विवेलेंट डैश अगर मैं लिख दूं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं C1 C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4. नाउ वी कैन फाइनली राइट देम टू बी इन पैरेलल, और C इक्विवेलेंट डबल डैश विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट प्लस ऑफ C इक्विवेलेंट डैश. ठीक है, ये फाइनली आप कर लीजिएगा. C1 कैसे लिखा जाएगा? तो C1 C2 लिखा कैसे जाएगा वो भी लिख देता हूं मैं. कि C1 अगर आपको लिखना है तो C1 यू विल राइट इट एज k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d/2, ये C1 होगा. C2 लिखा जाएगा 3k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d/2. इसी तरह से C3 क्या लिखा जाएगा? तो C3 लिखा जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाय d/2. और C4 लिखा जाएगा, C4 क्या लिखा जाएगा? 3k again epsilon naught a/2 divided by d/2. Is it clear to all? I'm not solving because it will be unnecessarily time taking. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करो कि मैं तुम्हें इसका फाइनल आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव क्वेश्चन विद मी, या उसका आंसर मेरे पास नहीं है. ठीक है, वो तो सॉल्व करके आप देख लेना. अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन सही होगी तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. यस सर. क्लियर है बच्चों? इसको फुर्सत में सॉल्व करना. यहाँ तक क्लैरिटी है? यस सर. ठीक है, तो ये प्यारा सा सवाल था भाई जो आपने किया है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लो. यस. चलो एक वेरिएबल कैपेसिटेंस का क्वेश्चन सिखाता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग समझेंगे इसको. आपका बैच है इसलिए मैं ये सिखा सकता हूँ, बिकॉज मुझे बोला कि आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास मैथ्स है और इतना चांस तो मैं ले ही सकता हूँ. सर क्वेश्चन सुनिएगा, और ये जो क्वेश्चन मैं पूछा ये ऑलरेडी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है. ये आप ये कह सकते हैं कि ये आईआईटी का तब का क्वेश्चन है
जब रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस आईआईटी में नहीं था। रुड़की का नाम सुना है? REC, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, सुना है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज एक्चुअली में इट वाज इंडिपेंडेंट बॉडी जो अपना एंट्रेंस कराती थी। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ IIT, बट पहले ही अपना एंट्रेंस कराती थी, तो इसका जाहिर है लेवल अच्छा था, तभी तो वो IIT में IIT का पार्ट बन गया। यहाँ पर ये आपसे बोला गया, उसमें एक साल क्वेश्चन आया कि ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया, जिसकी डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है दैट चेंजेस अलोंग द एक्स एक्सिस। ये आपका प्लेट है जिसकी लेंथ L है। ध्यान से सवाल सुनिएगा पहले, ब्रेथ B है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि K वेरीज linearly with length of plate। ठीक है, के कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है। किधर से किधर? लेफ्ट साइड जाने में इट इज वेरिंग लीनियरली। तो सवाल ये पूछा गया कि अगर इट इज वेरिंग लीनियरली तो व्हाट वुड बी द C इक्विवेलेंट? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? टेल मी यस और नो। यस सर। सब बोलेंगे भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका सुनिए कि जब भी वेरिएबल केस होता है ना, वेरिएबल का केस, तो वेरिएबल कंडीशन में हम क्या करते हैं? वेरिएबल कंडीशन के केस में हम क्या करते हैं? तो वेरिएबल कंडीशन के केस में हम क्या करते हैं? तो वेरिएबल कंडीशन के केस में सर इंटीग्रेशन करते हैं, और क्या करते हैं? और कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। ये x डिस्टेंस पर फ्रॉम द लेफ्ट साइड विल कंसीडर अ स्ट्रिप जिसकी थिकनेस कितनी है? तो ये मान लीजिए इसकी थिकनेस dx है। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो। और यस इसकी जो सर। ये वाली विड्थ है वो b है। तो इसका हम कैपेसिटेंस अगर लिखें, इस वाले का, सिर्फ इस स्ट्रिप का कैपेसिटेंस, ध्यान से सुन भाई, सिर्फ इस स्ट्रिप का कैपेसिटेंस, तो कैसे लिखेंगे? सिर्फ इस स्ट्रिप को इमेजिन करो, बाकी प्लेट भूल जाओ। तो क्या लिखेंगे? यहां पर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमें नहीं पता, इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, और एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी BDX। पता नहीं सर क्या बोले भाई, ये एरिया, सरफेस एरिया इस यस स्ट्रिप की क्या होगी? तो इसकी थिकनेस है dx और लेंथ है b, तो BDX होगा या नहीं होगा? डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द अपर प्लेट एंड द लोअर प्लेट। तो सेपरेशन अगर लिखोगे तो दैट सेपरेशन, ये मैंने क्वेश्चन में लिखना मैं भूल गया हूं, तो ये अज्यूम कर लीजिए कि इट इज d। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन द टू इज d, तो ये d लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई इशू, ये बताओ। सर। ये तो सीधा सीधा एक इक्वेशन बन गई। बट यहाँ अब आपको मालूम है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि k भी वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है। मतलब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, बट इन द इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट b, और ये d तो बाहर आ जाएगा, बट k और dx में k अलग वेरिएबल है और dx अलग वेरिएबल है। k बदल रहा है x एक्सिस के साथ, तो k अलग वेरिएबल है, dx अलग वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट आप नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल आइदर यू चेंज k इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ k। भाई यही तो करोगे, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो केमिस्ट्री में pdv, तो क्या pdv इंटीग्रेट होता है? आप p को pv से यहां से nRT लिखते हो या नहीं? और p को आप लिखते हो nRT by v, और इसको आप वहां प्लेस करके तब इंटीग्रेट करते हो। टेल मी यस और नो। यस सर। तो इसी तरह से बिकॉज आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स, वन इज k, अनदर वन इज dx, आई कैन नॉट इंटीग्रेट k विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो आई विल हैव टू फाइंड आउट k इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, जो आसान पड़े, या तो x k के टर्म्स में निकालिए या k x के टर्म्स में निकालिए, जो आसान पड़े। तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज आप मैथ्स वाले हैं तो मुझे एक बात बताएंगे और आपके लोग बताएंगे, k का x के साथ ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लीनियर। स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से स्टार्ट होगा या ऊपर से स्टार्ट होगा? y एक्सिस पे ये 0 से स्टार्ट होगा या y एक्सिस पे कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा? 0 से। ऊपर से। y एक्सिस पे k लिया है ना शिवांग, तो इंटरसेप्ट 0 थोड़ी है, इंटरसेप्ट k1 है। देखो, नहीं समझा शिवांग? खासकर सर अगर जी सर। अगर लेफ्ट साइड पे k की वैल्यू 0 होती तो हम कहते हैं 0 से स्टार्ट होगा, बट लेफ्ट साइड पे k की वैल्यू सर कितनी है? लीनियरली वेरी कर रहा है तो हम k को कोई c कांस्टेंट टाइम्स x नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं,
बट वो तब लिख सकते हैं जब इनिशियल वैल्यू 0 हो। भाई तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस ऑफ c होती है। बोलो हाँ कि ना। यस सर। अब y और x के बीच का मुझे रिलेशन चाहिए। हाँ यस। अगर मान लीजिए कि x 0 पे y 0 हो तो हम इसको हटा सकते हैं, तो y इज इक्वल टू सिंपली mx लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। जी सर। यस। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर किसके बीच आप रिलेशन निकाल रहे हो? k और x के बीच का। k वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, ठीक है। तो k का x के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है? हाउ इज द डायरेक्टली कांस्टेंट चेंजिंग विद x? तो हमसे बोला गया कि इट इज चेंजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन, लीनियर है, लीनियर। तो इसका लीनियर का जो इक्वेशन बनेगा उसको पूरा इक्वेशन तो आप यही लिखेंगे ना, mx प्लस या माइनस ऑफ c, जो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अगर x इज इक्वल टू 0 पर k की वैल्यू 0 होती तो c की वैल्यू 0 होती, यस सर। तो ये 0 हो जाता तो k इज इक्वल टू mx आता। बट यहाँ पर सोचिए x यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू l है, तो x 0 पे k की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है। यस। तो इसलिए ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यस। नहीं है, हाँ यस सर। आ गया। और कहां तक हम गए? l लेंथ तक जाने पे, l लेंथ तक अगर हम चले गए तो k की वैल्यू बढ़ते 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 y एक्सिस पे कितनी हो गई? k2। सोच के देखो। अरे क्या हो गया? मैं कराऊं? यस यस सर। सर। तो बोल भी भाई। ये k2, तो इसका स्लोप यहां से निकाल लीजिए। आप गणित वाले हैं, आपको पता है कि स्लोप अगर हम लिखेंगे तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा विल बी इक्वल टू k2 माइनस ऑफ k1 डिवाइड बाय n। तो k की जो इक्वेशन लिखी जाएगी x के साथ, वो लिखी जाएगी स्लोप, मतलब k2 माइनस ऑफ k1 डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय एनी जनरल वैल्यू ऑफ x प्लस ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज k1। ये k का रिलेशन है किसके साथ? x के साथ। अब इस रिलेशन को उठा के यहां रख दो, तो आप कैपेसिटेंस इस पोर्शन का लिखेंगे। ये दिखता होगा कठिन इंटीग्रेशन, बट बहुत आसान है। ये एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाय d। k को आप ऐसे लिख सकते हैं, k को आप लिख सकते हैं यहाँ पर k2 माइनस ऑफ k1 डिवाइडेड बाय l इंटू x प्लस ऑफ k1, ठीक है, इंटू ये dx। आप इस साइड पे भी इंटीग्रेट कर दीजिए, इस साइड पे भी कर दीजिए। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l। देखिए आपको यहां तक अगर समझ में आया हो तो यस सर। यहां तक नोट करिए, तो मैं फाइनली इंटीग्रेट करूं। हर्षित साहब, आपको क्लियर हो रही है बात या नहीं बेटा? यस सर, लेकिन हमने ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनाया है वो किस बेसिस पे है? किस बेसिस पे? यस सर। अच्छा, दो चीज अगर लीनियरली रिलेटेड हो तो ग्राफ कैसा बनता है? सर यही बनता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू लेफ्ट। तो उसी बेसिस पे बनाया मैंने। वैसे नहीं आपका पूछने का क्या मकसद है मनीष? हाँ बताइए। सर, क्वेश्चन में दे रखा है कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखो बेटा मेरे लाल, नॉलेज के। लीनियर लिख दिया था, लीनियरली विद लेंथ। ओके ओके सर, समझ गया। यहाँ तक अगर नोट कर लिया हो तो फाइनली हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, वो देख के आपको लगेगा कि मुश्किल है, बट आसान है। सर वो tan थीटा के बाद आपने क्या लिखा, मतलब कैसे लिखा? k इक्वल्स k2 tan थीटा प्लस k। व्हाट इज the relation between y and x if y varies linearly with x? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है ना, इस फॉर्म की होती है। तो y एक्सिस पे यहाँ पर k है, यहाँ पर ये m का मतलब tan थीटा मतलब स्लोप इनटू x प्लस ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यहाँ पर k1, tan थीटा आपने यहाँ निकाल लिया। सही। यस। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर लिख लिया तो इसको फाइनली वी विल इंटीग्रेट इट टू गेट द रिजल्ट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा सर, कोई बहुत रॉकेट साइंस इंटीग्रेशन नहीं है, बस ध्यान से देखो। एप्सिलॉन नॉट b बाय d आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर कांस्टेंट टर्म हो तो उसको बाहर कर सकते हैं, k2 माइनस ऑफ k1 डिवाइडेड बाय कितना? l। अरे डिवाइडेड बाय l। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देख, इसको मैं x dx लिख दूं, कोई दिक्कत? 0 से l तक। नो सर। प्लस ये k1 भी तो उससे मल्टीप्लाई होगा, और k1 कांस्टेंट है, तो k1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ d 0 से l तक।
इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको तो इंटीग्रेट कर लोगे ना, ये x²/2 आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। विल यू बी एबल टू इंटीग्रेट और नॉट बेटा? यस सर। यस सर। तो यहां तक नोट कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आ जाए आपका फाइनल रिजल्ट। ये समझ में आ गया है सबको? तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी ऑन फ्राइडे, ये वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, शायद एक आध क्वेश्चन और करा दूं ऐसा, और डिस्कशन हम करेंगे कि वो जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे, और एक आध छोटी बात पे और डिस्कशन करेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, एंड फ्रॉम then after the next class we will start a new chapter which will be current electricity, so probably it will be over by Friday. ठीक है, thank you all.